अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, इबादत करते रहें और मुझे मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। उम्मीद करता हूँ कि जो भी स्टोरीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ, ये सारी की सारी स्टोरीज़, ये किस्से, ये कहानियाँ आपको लाजमी पसंद आते होंगे। इसी तरह अगर आपके पास भी कोई स्टोरीज़ मौजूद हैं तो आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो लिख के ईमेल कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यकीन दहानी कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। इससे पहले कि हम आज की स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ऑडियो को या इस अपलोड को लाइक कर दें। मेरा नाम रमज़ान है और ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये किस्सा, ये कहानी अब से तकरीबन 25 साल पहले ना सिर्फ मेरे साथ पेश आया था, बल्कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ना करे आपके साथ कभी ज़िंदगी में इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो आप काफ़ी अरसे तक मेरी तरह उसके असर से नहीं निकल पाएंगे। अब से तकरीबन 25-26 साल पहले, जबकि मेरी उम्र शायद 26 या 27 साल थी और 1999 या 2000 चल रहा था, तो मैं पिछले काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था और मैं कोशिश कर रहा था कि किसी भी अच्छे इदारे में, ख़ास तौर पे किसी प्राइवेट अच्छे इदारे में मेरी नौकरी लग सके। लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद जब मुझे जॉब नहीं लगी या मेरे लिए किसी अच्छी जॉब का इंतज़ाम नहीं हो सका, तो मैंने मेरे जो भी रिश्तेदार थे जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू की कि अगर आप लोगों के इख्तियार में हो तो मुझे एक छोटी सी हाई रूफ या फिर बड़ी हाईएस्ट दिला दें ताकि उस गाड़ी को मैं ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकूं। और जो भी पैसे मैं आपसे उधार लूँगा या जितने की भी गाड़ी आप लोग मुझे दिलाएंगे, तो मैं उस तमाम रकम को किस्तों की सूरत में या महीने के हिसाब से वापस करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जब मैंने अपने अजीज़ व अकारिब से ये रिक्वेस्ट करना शुरू की तो उसके भी तकरीबन 3-4 महीने बाद मेरा ये जो काम था वो मुकम्मल हुआ और बिला आखिर अल्लाह के फजलो करम से हाई रूफ, जैसे आप लोग सुजुकी बोलान भी कहा करते हैं, वो मैंने परचेज़ कर ली। अब जैसे ही मैंने ये गाड़ी ली तो वैसे ही मैंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, ख़ास तौर पे जो स्कूल थे या जो भी कॉलेजेस वगैरह थे, उनमें ना सिर्फ पिक एंड ड्रॉप देना शुरू कर दिया, बल्कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता तो मैंने मुख्तलिफ़ करीबी जो भी अस्पताल थे, ख़ास तौर पे जो एक मुर्दा खाना था, वहाँ पे भी अपना नंबर लिखवा दिया था कि अगर किसी पेशेंट को किसी दूसरे अस्पताल में लेके जाना है या किसी डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है तो मैं उस सिलसिले में भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। शुरू शुरू में जब मैंने इन अस्पतालों में या इस मुर्दा खाने में अपना नंबर लिखवाया तो इत्तफाक से कुछ अरसे तक मुझे वहाँ से कोई भी कॉल मौसूल नहीं हुई। और वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दिसंबर चल रहा था, शदीद सर्दी थी और रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। मैं सोने की तैयारी कर रहा था क्योंकि अगले दिन मुझे जो भी मेरे क्लाइंट्स थे या जो भी पैसेंजर थे उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग पिक करना था। तो इसी दौरानिए में मुझे एक अस्पताल से कॉल मौसूल हुई और ये जो अस्पताल थी, ये अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल थी और वहाँ पे जो लड़का मुझसे बात कर रहा था उसने कहा कि एक डेड बॉडी है जो कि मुर्दा खाने में मौजूद है और इस डेड बॉडी को तुम्हें यहाँ से, यानी कि मैं उस वक्त जहाँ पे पंजाब में मौजूद था, बलूचिस्तान लेके रवाना होना है। और ये जो सफ़र है ये तकरीबन 13 से 14 घंटों का सफ़र है और उसके बदले में ये जो फैमिली है ये तुम्हें 10,000 रुपये नकद देगी। अब अगर आप उस दौर में 10,000 रुपये की बात करें तो ये जो रकम थी ये ना सिर्फ बहुत काफ़ी थी,
बल्कि इस रकम के लिए अगले दिन जो भी मेरे पैसेंजर्स थे या जिनको मुझे पिक एंड ड्रॉप देना था, मैं उनको भी माजरत कर सकता था। खैर, मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो मुर्दा खाना था उस तरफ रवाना हुआ। जब मैं मुर्दा खाने पहुंचा तो रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था और मुझे इस डेड बॉडी को लेके बलूचिस्तान के लिए रवाना होना था। अब जब मैं डेड बॉडी को लेके वहाँ से निकला तो जैसे कि रस्मी कार्रवाई होती है कि वो जो डेड बॉडी होती है उसको प्रॉपरली कफन के अंदर रखा जाता है और उसके बाद एक बॉक्स होता है जिसके अंदर वो मौजूद हुआ करती है। वैसे ही ये जो डेड बॉडी थी वो बॉक्स के अंदर मौजूद थी और उस बॉक्स को पीछे जहाँ पे सीट मौजूद थी उस सीट के ऊपर रखने के बाद न सिर्फ बांध दिया गया था बल्कि इस बात की यकीन दहानी कर ली गई थी कि अगर रास्ते में गाड़ी को झटके लगें या कोई भी जंप वगैरह आए तो उसकी वजह से ये जो डेड बॉडी का बॉक्स है ये नीचे ना गिरे। ये जो सफ़र था ये मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक सफ़र था और इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी भी डेड बॉडी के साथ सफ़र नहीं किया था। खैर, जब मैं सफ़र पे रवाना हुआ तो शुरू के जो 2 या 3 घंटे थे ये बड़े ही सुकून से गुजरे। अब जब रात के तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक हाईवे पे मौजूद था जो कि ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे वीरान था बल्कि अजीब बात ये थी कि यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो भी ना होने के बराबर थीं। बहुत कम गाड़ियाँ थीं जो इस रूट पे ना सिर्फ मौजूद थीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये जो रूट है, ये जो रास्ता है, इस पूरे रूट पे या इस पूरे रास्ते पे दूर दूर तक ना ही कोई पेट्रोल पंप मौजूद है और ना ही दूर दूर तक किसी के रहने या आबादी का नामो निशान मौजूद है। बहरहाल, जैसे ही मैं इस वीरान हाईवे पे पहुंचा तो मुझे एकदम से जो मेरी बैक साइड थी जहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई थी वहाँ पे ऐसा लगा कि कोई मूवमेंट हुई है और ये जो मूवमेंट हुई थी उस मूवमेंट के नतीजे में एक अजीब सी आवाज़ थी जो मैंने सुनी थी। बहरहाल, चलती हुई गाड़ी में जब मैंने बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखा तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये जो डेड बॉडी है वो उसी जगह पे वैसे ही रखी हुई है जैसे कि मुर्दा खाने से निकलते हुए रखी गई थी। इसी तरह तकरीबन 10 या 12 मिनट मैंने मज़ीद फासला तय किया और 10 या 12 मिनट का जब मैंने फासला मज़ीद तय किया तो उसके बाद मुझे दोबारा से ऐसा लगा कि पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई है और अब की बार जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये जो डेड बॉडी पीछे रखी हुई थी बाकायदा ये जो बॉक्स था नीचे गिरा हुआ था। हालांकि जब इसको रखा गया था इस कदर मजबूती से इसको बांधा गया था कि इसके अपनी जगह से हिलने का सवाल भी पैदा नहीं होता था। अब जैसे ही मैंने उस डेड बॉडी को नीचे की तरफ गिरे हुए देखा तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी जो गाड़ी थी उसकी स्पीड को स्लो किया और उसके कुछ देर बाद जब गाड़ी रुकी तो मैं गाड़ी से निकल के बाहर आया। अब जब मैं गाड़ी से निकल के बाहर आया और मैंने पीछे की तरफ जाके वहाँ पे देखा तो बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे कि डेड बॉडी उस बॉक्स से निकल के बाहर गिरी हुई है। अब मैंने इससे पहले जैसा कि आपको बताया है ना ही डेड बॉडी को हाथ लगाया था ना ही डेड बॉडी के साथ कभी सफ़र किया था, लेकिन अब क्योंकि मैं ऑलरेडी पैसों की वजह से ये कमिटमेंट कर चुका था और मुझे पहली दफ़ा किसी अस्पताल या मुर्दा खाने की तरफ से कोई काम मिला था तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़रा सी गलती की वजह से मेरा जो काम है, ये जो रोज़गार है, इसमें किसी भी किस्म की परेशानी आए। मैं जैसे तैसे गेट खोलने के बाद उस बॉडी को उस बॉक्स के अंदर करने लगा। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब मैंने उस डेड बॉडी को हाथ लगाया तो उस मुर्दे का जो जिस्म था वो इस कदर ठंडा हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके बजाय मैंने किसी बर्फ़ के इंसान को हाथ लगा लिया है।
और इसी दौरानिए में जबकि मैं उस मुर्दे को उठा के उस बॉक्स के अंदर दोबारा रख रहा था, तो एकदम से मेरी जो नज़र थी उसके चेहरे की तरफ पड़ी और उसके चेहरे के सामने से वो जो कफन था वो थोड़ा सा हटा हुआ था। उसका चेहरा इस कदर खौफनाक लग रहा था, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से बहुत ज़्यादा फिटकार बरस रही है। अजीब बात ये थी कि उस मुर्दे का जो मुंह था वो भी ऐसा लग रहा था जैसे खुला हुआ है। बहरहाल अल्लाह जानता है कि जैसे तैसे आयत पढ़ते पढ़ते मैंने उस मुर्दे को उस बॉक्स के अंदर रखा और दोबारा से उसको जैसे तैसे करके बांधा और बांधने के बाद मैं जैसे तैसे ड्राइविंग सीट पे दोबारा से आके बैठ गया। अब जब मैं ड्राइविंग सीट पे आके बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों से, इवन कि मेरे जिस्म से काफूर की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। एक अजीब खौफनाक मंजर था जो मेरे दिलो दिमाग पे न सिर्फ तारी हो चुका था बल्कि सर्दी के मौसम में भी मेरे जिस्म से बहुत ज़्यादा पसीने टपक रहे थे। जैसे तैसे करके अल्लाह का नाम लेके जब मैंने एम्बुलेंस को या उस अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जब मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने होशो आवाज़ में अभी तक नहीं आ सका हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे वो जो मुर्दा है वो मेरे साथ साथ मुझे फॉलो कर रहा है। खैर तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद जाके जब मेरी जो हालत थी वो कदरे बेहतर हुई तो मैंने देखा कि मैं मुकम्मल तौर पे एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे रास्ते पे पहुंच चुका हूं जहां दूर दूर तक न सिर्फ सन्नाटा मौजूद है बल्कि मेरे लेफ़्ट और राइट साइड पे यानी दोनों अतराफ में ऐसा लग रहा है जैसे छोटी छोटी सी या तो पहाड़ियाँ मौजूद हैं या फिर पत्थरों के टीले हैं जो मेरे दोनों अतराफ में मौजूद हैं। और बिला आखिर मेरी जो गाड़ी थी वो एक ऐसे रूट पे आ चुकी थी जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि अब जो रास्ता है वो ना सिर्फ बंद होने वाला है बल्कि जो रास्ता है ये ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है। हालांकि मैं रास्तों से काफ़ी हद तक बाखबर था और इससे पहले भी मैं पंजाब से बलूचिस्तान के लिए सफ़र कर चुका था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आज जिस रास्ते पे या जिस रूट पे मैं पहुंच चुका हूँ बिला आखिर ये कौन सी जगह है, कौन सा रास्ता है और मैं आखिर किस तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। अब ये वो दौर था, उस दौर में मोबाइल्स ना होने के बराबर हुआ करते थे और आम तौर पे जब आप ऐसा सफ़र करते थे या लंबे रूट पे निकला करते थे तो रास्ते में जो होटल्स वगैरह आया करते थे या जो भी पुलिस चौकियाँ आती थीं आप उनकी मदद से रास्ता जानने की कोशिश किया करते थे। बहरहाल जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जो मेरी गाड़ी है वो मज़ीद चढ़ाई की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जबकि मैं इस चढ़ाई की तरफ बढ़ता चला जा रहा था तो इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि रोड के एक साइड पे यानी लेफ़्ट साइड पे शायद कोई खड़ा हुआ है और जहाँ तक मेरी गाड़ी की रोशनी पड़ रही है उसके मुताबिक जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है उसने शायद सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। अब जैसे ही मुझे वहाँ पे कोई शख्स खड़ा हुआ नज़र आया तो बज़ाहिर ऐसा लगा जैसे मेरी उम्मीद की किरण जाग चुकी है और अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई शख्स नज़र आ गया है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी उसके पास रोकूंगा, उससे जो पूरा रास्ता है, ये जो पूरा रूट है, इसको समझने की कोशिश करूंगा और बिलाखिर सही रास्ते पे या सही सिमत में दोबारा से चलना शुरू कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं मज़ीद उस आदमी के करीब पहुंचा और जैसे जैसे मेरी गाड़ी की जो लाइट थी वो उसके चेहरे पे पड़ती चली गई तो कुछ अजीब लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है जिसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर का लट्ठा या इस तरह का कपड़ा पहन रखा है, तो आखिर उसने क्या वजह है कि अपने मुंह को भी उस कपड़े से ढांप रखा है। जैसे ही ये ख्याल मेरे जहन में आया
तो अगले ही लम्हे मैं उस शख्स के बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। अब जबकि मैं उस शख्स के बिल्कुल सामने पहुंच चुका था और जब मैंने गाड़ी उसके बिल्कुल बराबर में जाके रोकी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो शख्स है इसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे, बल्कि ऐसा लग रहा है उसने सफ़ेद कलर का कफन पहन रखा है। कुछ सेकंड तक मैं उसके सामने वैसे ही कंफ्यूज खड़ा रहा, क्योंकि आमतौर पे बलूचिस्तान के अंदर या इस तरह के कबायली इलाकों में या छोटे मोटे गाँव में लोग इस तरह से कपड़े पहना करते हैं और अपने मुंह को या अपने चेहरे को चादर के ज़रिए ढांप के रखा करते हैं। अभी जबकि मैं उसके चेहरे को देखने की कोशिश ही कर रहा था कि एकदम से उस शख्स ने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह के सामने जो कफन मौजूद था उसको हटाना शुरू किया। और जैसे ही उस शख्स ने अपने चेहरे के सामने से उस कपड़े को या उस कफन को हटाना शुरू किया, तो उसके चेहरे पे जब मेरी नज़र पड़ी तो एकदम से मेरी चीख निकल गई। मुझे काफ़ी देर तक तो समझ ही नहीं आया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ या जो कुछ मेरी समझ में आ रहा है यह हकीकत भी है या फिर मेरी खाम ख्याली है। खैर, मैंने फ़ौरन से जहाँ पे वो डेड बॉडी रखी हुई थी बैक व्यू मिरर के ज़रिए बैक साइड पे देखा, तो ये देख के मेरे होश ही उड़ गए कि जहाँ पे डेड बॉडी को मैंने अपने हाथों से रखा था वहाँ पे अब कोई भी डेड बॉडी मौजूद नहीं थी। हाँ, वो बॉक्स जिस बॉक्स के अंदर डेड बॉडी को रखा गया था वो पीछे बराबर में पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से जो भी डेड बॉडी थी वो यहाँ से बाहर निकल गई है। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी मेरे लेफ़्ट साइड पे, यानी मेरी जो गाड़ी का शीशा था उसके सामने जो शख्स खड़ा हुआ था और जो मुझसे लिफ्ट मांगने का मुंतज़िर था, ये वही शख्स था या उसका हम शक्ल था जिस शख्स की डेड बॉडी को लेके मैं पंजाब से बलूचिस्तान के लिए रवाना हुआ था। अब तकरीबन मेरे जितने भी होश थे वो मैं गंवा बैठा था और मेरे इस कदर शदीद पसीने छूट रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। वो जो शख्स मेरे उल्टे हाथ पे लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था उसके चेहरे पे एक शैतानी हंसी मौजूद थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा है। इसके बाद बस मुझे इतना याद है कि मैंने गाड़ी का जो भी गियर होता है उसको लगाया है, एक्सीलेटर पे पाँव रखा है और गाड़ी को इस कदर स्पीड से भगाना शुरू किया है और भगाते भगाते मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे जो गाड़ी है वो ज़मीन पे चलने के बजाय हवाओं में उड़ना शुरू हो चुकी है। और इसी कैफियत में तकरीबन 2 या 3 मिनट तक मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरह से गाड़ी को दौड़ाया है और किस सिमत में दौड़ाया है। बस उसके बाद मुझे इतना याद है कि मेरी गाड़ी किसी बहुत ही भारी से पत्थर से टकराई है और जैसे ही मेरी गाड़ी किसी पत्थर से टकराई है तो अगले ही लम्हे मैं मुकम्मल तौर पे बेहोश हो चुका था। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ और मेरे अतराफ़ में बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद हैं। खैर, कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया या मैंने कुछ बात करना शुरू की तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के नतीजे में मेरी जो गाड़ी है उसका जो अगला हिस्सा है वो तकरीबन डैमेज हो चुका है। इसके साथ साथ वो बता रहे थे कि जब मेरा सर स्टीयरिंग से टकराया था तो उस स्टीयरिंग से मेरा सर टकराने की वजह से न सिर्फ मेरा सर फट गया था बल्कि इस सर की चोट की वजह से मुझे होश में आने में काफ़ी टाइम लगा। खैर, जब अल्लाह अल्लाह करके 1 या 2 दिन गुजरे और उसके बाद जब मेरे दिमाग ने या मेरी ज़बान ने मेरा साथ देना शुरू किया तो वहाँ पे जो भी स्टाफ था या जितने भी पुलिस वाले थे उनके मुताबिक जो मेरी गाड़ी थी उसकी बैक साइड पे वो डेड बॉडी वैसे ही रखी हुई थी जैसे कि उस मुर्दा खाने से निकलते हुए रखी गई थी।
और ये जो वाक़या था, ये जो हादसा था, ये जो मिस्ट्री थी, ये हमेशा मेरी ज़िंदगी में अनसॉल्व रही। मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि मैंने जिस मुर्दे को हिलते हुए देखा, या जिस मुर्दे को लिफ्ट मांगते हुए देखा, या मैंने जब अपनी बैक साइड पे जो मुर्दा मौजूद था उसको गायब होते हुए देखा, तो बिला आखिर मेरा एक्सीडेंट होने के बाद ये जो मुर्दा था वो गाड़ी की बैक साइड पे उस बॉक्स के अंदर कैसे मौजूद था।